इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना कोई द्रव्यमान हो और वो कोई स्पेस घेरता हो, यानी कि वो उसको कहीं पर रखने पर वो एक स्पेस लेता हो, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अर्थात क्या हुआ? द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। और ये द्रव्य द्रव्य 3 अवस्थाओं में होती है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए द्रव्य मतलब ये ना समझना कि लिक्विड है। द्रव्य जो होता है वो पदार्थ है, मैटर्स को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है, पदार्थ। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। पदार्थ चाहे ठोस अवस्था में हो, पदार्थ या तो द्रव अवस्था में हो सकता है, पदार्थ या तो गैसीय अवस्था में हो सकता है। ठीक है, तो इस पदार्थ के, इस मैटर्स के कौन से सामान्य गुण होते हैं? तो अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसमें क्या होगा? प्रत्यास्थता का गुण रहेगा। द्रव अवस्था में है तो द्रव अवस्था में दाब, पृष्ठ तनाव और कैसिकत्व का यहाँ पर गुण देखने को मिलेगा। गैसीय अवस्था में है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? वायुमंडलीय दाब देखने को मिलेगा। तो ये मैटर्स के सामान्य गुण हैं। आगे देखते हैं प्रत्यास्थता क्या होती है। इलास्टिसिटी जिसको कहा जाता है, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु अगर बल हटा दिया जाए तो फिर वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो ये क्या कहलाती है? पिंड का जो प्रत्यास्थता गुण कहलाती है। जैसे कोई रबड़ है, रबड़ को आप खींच ले हैं तो वो लंबा हो जा रहा है, छोड़ देने पर वो क्या हो जाएगी? अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएगी। स्प्रिंग का भी यही है, स्प्रिंग को हम लोग खींचेंगे तो उसमें खिंचाव आएगा, वो लंबा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर वही संकुचित हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता का गुण कहलाती है। आगे है प्रतिबल एवं विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन। पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहा जाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता सीमा विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा है जिसे कम बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण रहता है तथा अधिक बल लगाने पर वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यही लिमिट है किसकी? इलास्टिसिटी की, कि ऐसा विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा है जिसमें कम बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण तो रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लगा दिया जाए तो ये गुण उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रणोद एवं दाब, यानी कि थ्रस्ट एंड प्रेशर। किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है, तो कोई सतह है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर उस सतह के लंबवत एक बल लगता है, इसको कहा जाता है प्रणोद। और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि पर यूनिट पर किसी कम एरिया पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। इसका एसआई मात्रा की बात करें तो वो होती है पास्कल या फिर न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। पास्कल का दाब संबंधी नियम। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो होता है वो समान रहता है, परंतु गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब एक समान होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना कि कौन कौन सी चीज़ें पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं।
आगे है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया यह बल उत्प्रेक्षण बल अथवा उत्प्लावन बल कहलाता है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे पानी है, पानी के ऊपर आप तैर रहे हैं तो आप डूबते क्यों नहीं हैं? क्योंकि पानी यहाँ पर ऊपर की ओर क्या करती है? उत्प्लावन बल लगाती है। ठीक है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाए, या तो आप कोई वस्तु को पूरी तरह से डुबा रहे हैं या आधे रूप से डुबाए हैं, तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होती है। जैसे आपको देखा कि बाल्टी में भरा हुआ पानी आप नदी से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वही पानी अगर भरा है और आप नदी में उस बाल्टी को आधा डुबा दिया है, तब उसको आराम से खींच कर ला सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। भार में कमी होगी तभी तो आप उसको खींच पा रहे हैं। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और आप किसी वस्तु को उस पानी में डुबा रहे हैं तो वह कितना पानी को वहाँ से हटाएगा? जितना उसका भार है। ठीक है। आगे है घनत्व, डेंसिटी। पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। इसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। मैंने आपको बताया था मेजरमेंट में जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसको कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होते हैं। जैसे साबुन के घोल के बड़े बुलबुले का बनना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, ये सभी किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है केशिकत्व। केशिकत्व के बारे में देखेंगे। द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की जो प्रवृत्ति होती है इसको केशिकत्व कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को शीघ्रता से सोखना, लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, यह सब किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट है बर्नौली का प्रमेय। ये क्या कहता है? जब कोई अशांत द्रव नॉन विस्कस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रभावित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। एग्जाम्पल, क्रिकेट गेंद का स्विंग होना, वेंचुरी मीटर, तेज आंधी में टीन की छत का उड़ जाना। तो ये सब किसका है? बर्नौली प्रमेय का है। जितनी थ्योरी थी हमने देख लिया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रव्य की आयनीकृत अवस्था कौन सी है? द्रव्य मैंने बताया था मैटर्स होता है और मैटर्स के अंदर ठोस, द्रव और गैस सभी आते हैं। तो जो द्रव है इसकी जो आयनीकृत अवस्था होती है, आयनाइज्ड अवस्था होती है, कौन सी होती है? तो जो हमने ठोस, द्रव, गैस इनमें देखा तो हमने कोई भी इनमें आयंस के बारे में नहीं पढ़ा। तो द्रव की एक चौथी अवस्था होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है? आयनाइज्ड अवस्था होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि जो पृष्ठ तनाव है, जैसे जल की बूंदों का गोला होना, तो क्या करता है? अपना संकुचित हो जाता है और एक न्यूनतम क्षेत्र घेरने की कोशिश करता है और वो क्या करता है? गोला हो जाता है।
तो वो किसके कारण होता है? पृष्ठ पर उसके तनाव लगते हैं, इसके कारण होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मात्रक क्या होता है? तो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हुक का नियम। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का जो नियम है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ देंगे तो फिर से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो ये क्या है? हुक का नियम है। ठीक है, प्रत्यास्थता पर डिपेंड करता है जो कि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकार आकृति निर्धारित होती है। क्या होगा बताइए? तो देखिए क्या होगा कि जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति किस पर निर्धारित करती है? तो निर्धारित करती है उसके द्रव के पृष्ठ तनाव पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। 4 यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, आपको इसमें से राइट जो है उसको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, सही है कि जो ठोस होते हैं उसका गलनांक निश्चित होता है। द्रव का हिमांक एवं क्वथनांक ठोसों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ओवर सही है, मतलब उपयुक्त ये सारी जो सेंटेंस लिखी हुई है वो सही है। नेक्स्ट है, शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। तो कौन सा आकर्षण बल इनमें देखा जाता है? तो देखिए शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? वो हो जाएगा आपका आसंजक बल। क्योंकि शीशा है और जल है, इनके आपस में कोई कुछ चिपकते नहीं है, आपस में नहीं चिपकते हैं, तो क्या हो जाएंगे? आसंजक बल हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग जो होता है इसका कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1/10 भाग, यानी कि 10 भाग अगर अंदर होगा तो 1 भाग उसका ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम।
यानी कि जो बादल होते हैं वो वायुमंडल पर तैरते रहते हैं। तो जो बादल होते हैं उनके वायुमंडल में तैरने का जो कारण है वो किस चीज़ के कम होने के कारण होता है? तो वो है घनत्व। घनत्व के कम होने पर ऐसा होता है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है, जबकि जल में लोहे की जो कील होती है वो तो डूब जाती है। तो इसका कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। जो लोहे का घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होने के कारण वो जल में डूब जाता है। क्योंकि जिसका घनत्व होता है वो ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो जो लोहे की कील होती है इसका घनत्व जल से ज़्यादा होने के कारण वो जल से नीचे चली जाती है। लेकिन जो लोहे की कील होती है उसका घनत्व पारे से कम होती है। उसका घनत्व पारे से कम होती है, तो पारे से कम होने के कारण वो क्या करती, नीचे नहीं जा पाती तो ऊपर तैरती होती है। इसी कारण इसका घनत्व पर यह डिपेंड करता है। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम प्रत्यास्थता प्रभाव प्रदर्शित वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कम प्रत्यास्थता प्रदर्शित करता है? तो ये है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या होता है, ये सबसे कम इसमें प्रत्यास्थता का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब। तो जो समुद्र तल होता है इस पर वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होती है। नेक्स्ट है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? तो यहाँ पर नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो है घर्षण। घर्षण का बल होता है। नेक्स्ट जल में अल्कोहल मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या होता है? तो मान लीजिए जल है, जल पर एक पृष्ठ तनाव काम करता है। जल में अल्कोहल मिला देने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्यों? तो रबर की अपेक्षा जो स्टील होता है वो अधिक प्रत्यास्थ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक विरूपण बल की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुई जल में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज जल पर तैरता रहता है। अब देखो सुई कितनी छोटी है फिर भी वो जल में डूब जाती है, और लोहे से बना जहाज बड़ा है फिर भी वो नहीं डूबता। बताओ क्या कारण है? तो क्या होता है, सुई की जो आपेक्षिक घनत्व होती है ना, वो उसके द्वारा हटाए गए पानी से आपेक्षिक घनत्व से अधिक होती है। तो वो अपने घनत्व से अधिक पानी को हटा रही है इसलिए वो डूब जा रही है। लेकिन जहाज क्या है, अपने अपेक्षित घनत्व से कम हटा रही है इसलिए वो नहीं डूब रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है, तब गेज दाब का मान क्या होगा?
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब जो गेज प्रेशर होगा उस गेज प्रेशर का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए धनात्मक होगा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से कौन सा सही है इसको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस होती है। इस 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है ना, वो अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है उसका पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा को भी आप अगर बदल दें तो उसमें ऐसी कौन सी चीज रहेगी जो कि अपरिवर्तित रहेगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आयतन। आयतन क्या होगा? सोचिए आयतन क्या होगा। अगर वस्तु की मात्रा आप बदलेंगे तो उसकी जो घेरने की आयतन घेरेगा। जैसे 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में से आपने कुछ वाटर हटा दिया तो वो क्या करेगा? कम आयतन घेरेगा ना, उसमें आयतन कम हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा? बड़ी वस्तु होती है उसका भार ज़्यादा होता है, छोटी वस्तु होती है उसका भार क्या होता है? कम होता है। देखिए और उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन उसका घनत्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वस्तु की मात्रा चाहे आप कितनी भी चेंज कर दो उसका घनत्व चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो वर्षा की बूंद होती है वो क्या होती है? गोल होती है। तो गोल क्यों होती है? उसके पृष्ठ पर एक क्या करते हैं? एक तनाव काम करते हैं। कौन सा होता है? पृष्ठ तनाव, जिसके कारण वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेविंग ब्रश कागज जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल जो होते हैं उस शेविंग ब्रश के वो आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो देखिए जो शेविंग ब्रश होती है उसको कागज जल से आप बाहर निकालेंगे तो उसमें के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। और इसलिए चिपक जाता है क्योंकि उसमें भी एक पृष्ठ तनाव काम करता है। इस पृष्ठ तनाव के कारण उनके सारे जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। ठीक है, पृष्ठीय तनाव पर वो काम करता है। नेक्स्ट है, केस नली में किसी द्रव्य का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है?
तो यहाँ पर केस नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना उसके किस पर निर्भर करेगा, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, केशिकत्व एकमात्र इसका कारण नहीं है। स्याही का शोषण केशिकत्व के ही कारण होता है, तो एकमात्र केशिकत्व के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी सिर्फ और सिर्फ केशिकत्व के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का जल्दी से फैलना ये भी केशिकत्व के कारण होता है। लेकिन पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये सिर्फ केशिकत्व के कारण नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑटोमोबाइल्स जो होती है, यहाँ पर जो जलीय ब्रेक होते हैं, ये सारे ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? पास्कल के नियम पर काम करता है। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया था जब पास्कल के नियम के साथ, तो इसमें से एक है कि जलीय ब्रेक जो होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये भी पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होती है। तो यहाँ पर ताप बढ़ने पर इसकी श्यानता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए क्या है, जब ताप बढ़ाया जाए तो गैस और द्रव दोनों की श्यानता बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। गैस एवं द्रव दोनों की घट जाएगी, ये भी रॉन्ग हो गया। गैस की बढ़ेगी, द्रव की घटेगी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर हम ताप को बढ़ा देते हैं तो जो गैस की श्यानता है वो बढ़ जाती है और द्रव की श्यानता है वो घट जाती है। नेक्स्ट है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है केशिकत्व के कारण। ठीक है, ये किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो जो बर्नौली का प्रमेय है, सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है? तो यहाँ पर देखिए, बर्नौली का जो प्रमेय होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वायुयान कार्य करता है। तो जो वायुयान होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो ये वायुयान होता है, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। पैंट गन किस पर आधारित है? कौन से नियम पर आधारित है? तो जो पैंट गन है ये बर्नौली के सिद्धांत पर ये भी आधारित है। ठीक, वायुयान का भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। पैंट गन जो है ये भी बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमने उत्प्लवन का जो नियम पढ़ा था, उत्प्लवन क्या, जैसे हम नदी पर तैर रहे हैं तो क्या है, पानी हम पर ऊपर की ओर बल लगाती है, इस कारण हम उसमें डूबते नहीं। तो यही क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये काम करता है, उत्प्लवन का नियम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि बर्नौली के प्रमेय पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर वर्षा की बूंदों की चाल, तो वर्षा की बूंदों की जो चाल है वो बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है। वर्षा की बूंद का गोला होना किस पर डिपेंड करता है? पृष्ठ तनाव पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोक्स नियम के अनुप्रयोग हैं। तो स्टोक्स का नियम जो है वर्षा की बूंदों की चाल और पैराशूट लेकर उतरना, इन दोनों पर ही काम करता है। ठीक है, तो जो स्टोक्स का नियम है ना, ये किसके एजम्पशंस पर आधारित है? तो उस एजम्पशंस को देखिए, पटलीय प्रवाह यानी कि लैमिनार फ्लो,
लैमिनर फ्लो पर काम करते हैं। गोलाकार जो वस्तु होती है उस पर काम करते हैं। तरल और समा यानी कि लिक्विड और होमोजीनियस पर काम करते हैं। वस्तु की सतह चिकनी है तो उस पर भी काम करते हैं। कण या फिर जो गतिमान वस्तुएं होती हैं एक दूसरे के साथ व्यतिकरण यानी कि इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, ये भी स्टोक्स के नियम के कारण होता है। तो देखिए पैराशूट ये लैमिनर फ्लो के कारण है और ये जो होता है गोलाकार वस्तु, तो इन दोनों पर क्या करेगा, स्टोक्स का नियम काम करेगा। नेक्स्ट है शांत और सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है। तो शांत और सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का जो त्वरण है वो क्या है, धारा रेखीय प्रभाव, धारा के प्रवाह के कारण है। ऑप्शन ए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है? साबुन के साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? तो जो लैंप की बत्ती हो गई उसमें तेल क्या है, ऊपर उड़ते जाता है तभी वो बत्ती जलती है। तो तेल जो है वो बत्ती में ऊपर जाती है किसके कारण, तो वहां पर होता है केशिकत्व घटना, केशिकत्व के कारण जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन जो है वो केशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें आभास होता है कि बाल्टी, तो यहाँ पर देखिए जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें क्या आभास होता है कि पानी की सतह से ऊपरी भारी हो गई है। यानी कि पानी में जब बाल्टी रहता है तो उतना हमें भारी नहीं लगता, लेकिन जैसे हम उसको पानी से बाहर खींचते हैं और पानी से बाहर आता है तो हमें पानी से भरी हुई जो बाल्टी होती है वो हमें क्या लगती है, बहुत भारी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है परंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का, अभी उसका कारण क्या बताया, क्यों ऐसा होता है, ये बता रहा है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अब क्यों? लोहे का एक गोला है वो पारद पर तैरता रहता है, हमने देखा था पानी पर डूब जाता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अगर ऐसा होता तो लोहा डूब जाता, लेकिन लोहे का जो घनत्व होता है अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से कम होता है इसलिए तैरता है। ठीक है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशित हो जाती है किंतु उसके स्तर में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो ये किस कारण से होता है? ये जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है इसलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा।